नमस्कार नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। हिंदी नेट सेट अध्ययन में हम जो री एग्ज़ाम होने वाली है, उस दृष्टिकोण से प्रत्येक इकाई के महत्वपूर्ण कथन एक सार रूप में देख रहे हैं और सारांश पूरी रचनाओं का पूरे यूनिट का देखने वाले हैं हम, इकाई 6 से लेकर इकाई 10 तक। उसमें हम इकाई 9 देख रहे हैं और 9 में जो है निबंध है। इसके पहले वीडियो में हमने भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है और शिव शंभू के चीटे, इन दो निबंधों के महत्वपूर्ण कथन देखे हैं। और आज जो है शिव शंभू के चीटे के देखने वाले हैं। और इसके बाद जो भी निबंध होगा वह बालकृष्ण शिव शंभू के चीटे यहाँ बाल मुकुंद गुप्ता ने लिखा हुआ है। और यह भारत मित्र पत्रिका में, यानी शिव शंभू के चीटे जो है यह मित्र पत्रिका में 11 अप्रैल 1903 से 9 मार्च, यानी वह एक यह जो है 1905, यानी 1905 तक, 1903 से लेकर 1905 तक के बीच में प्रकाशित हुए हैं। किसमें? भारत मित्र पत्रिका में। तब जो है वह 1903 से लेकर 1905 तक भारत मित्र पत्रिका के संपादक में बाल मुकुंद गुप्त थे। लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया, यानी इन चिट्ठों के माध्यम से ये लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया है। भारतीय जनता की दुर्दशा को प्रकट करने के लिए, यानी भारतीय जनता की जो दुर्दशा थी इसको प्रकट करने के लिए बाल मुकुंद गुप्त ने कुल जो है 8 चिट्ठे लिखे हैं। अ, कलकत्ता की, यानी कलकत्ता की जो शासन व्यवस्था थी, यानी अंग्रेज़ों की जो शासन व्यवस्था थी, इस पर व्यंग्य किया गया है। अंग्रेजी शासन की आलोचना की है। प्रतीकात्मक शैली में लिखी है, यानी ये प्रतीकात्मक शैली में लिखा हुआ निबंध है। शिव शंभू के चिट्ठे याद रखिए। यह चिट्ठे शिव शंभू शर्मा नाम से लिखे गए हैं, यानी शिव शंभू के चिट्ठे यह किस नाम से लिखे हैं? तो शिव शंभू शर्मा नाम से लिखे हुए हैं। शिव शंभू जो है वहाँ परतंत्र देश का नागरिक है, यानी परतंत्र देश का नागरिक है। मन परिवर्तन के लिए वह भांग पीता है, यानी शिव शंभू शर्मा जो है किस के लिए भांग पीता है? नशा करने के लिए, नींद आने के लिए, झगड़ा करने के लिए, या मन परिवर्तन के लिए? तो मन परिवर्तन के लिए शिव शंभू शर्मा भांग पीता है, याद रखिए। भांग एक नशीला द्रव्य होता है। अभी यहाँ पर इसके जो है कुल 8 चिट्टे हैं और उन 8 चिट्टों के शीर्षक भी यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। हम एक जैसे कि बनाम लॉर्ड कर्जन, यह पहला उस चिट्टे का शीर्षक है, तो इसमें क्या-क्या महत्वपूर्ण कथन हो सकते हैं वह मैंने रखे हैं। सबसे प्रथम जो है यह बनाम लॉर्ड कर्जन, यह पहला चिट्टा है 1 नंबर का, याद रखिए। लॉर्ड कर्जन के 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, यानी लॉर्ड कर्जन में जो है लॉर्ड कर्जन का भारतवर्ष में जो भी उसकी सेवा कार्यकाल था, सेवा देने का, वह 5 वर्ष का था और वह पूरा हो गया। जो काम किया वह दिखाने का काम काम किया, यानी जो भी काम किया था लॉर्ड कर्जन ने 5 वर्षों में, वह काम दिखाने के लिए ही किया था। आपकी भारत में स्थिति के 5 साल पूरे हुए, यानी इसमें भारत की स्थिति के, जो भारत में उनका जो कार्यकाल था वह 5 वर्ष का था और वह पूरा हो गया है। अब उनकी यहाँ से जाने का समय आया है लॉर्ड कर्जन का। हो गए। यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका, यानी यदि और कुछ दिन लॉर्ड कर्जन भारत का राज्य कारभार देखने के लिए रहे तो सूद में मूलधन भी समाप्त हो जाएगा। किसका? भारत का। आप बारंबार अपने दो अति तुमत्कार से भरे कामों का वर्णन करते हैं, यानी लॉर्ड कर्जन ने भारत में 2 काम किए हैं और वही 2 कामों का वर्णन लॉर्ड कर्जन बार-बार करते हैं और बताते हैं। वह 2 काम कौन से हैं तो बताते हैं यहाँ पर। एक जो काम था उनका विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, और दूसरा था दिल्ली दरबार। यानी लॉर्ड कर्जन ने कौन से 2 काम भारत में किए थे? एक किया था वह विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा था दिल्ली दरबार। ज़रा विचारिए तो यह दोनों काम शो हुए या ड्यूटी? यानी ज़रा पूछिए उनसे, किससे? लॉर्ड कर्जन से पूछिए यह जो 2 काम है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार, यह 2 काम एक शो हुए या ड्यूटी हुई? शो का मतलब सिर्फ दिखावे के लिए, ड्यूटी का मतलब सेवा करने के लिए। इससे जनता की सेवा हुई या अपने आप की ड्यूटी निभाई, यह या आप दिखावा किया? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के 1-2 बार देख आने की चीज़ होगा
उससे अ, दरिद्रों का कुछ दुख जावेगा या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जावेगी। यानी मेमोरियल हॉल बनाया तो मेमोरियल हॉल से जो दरिद्र है, गरीब है, केवल अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करते हैं, उन मजदूर वर्गों का उस मेमोरियल हॉल से कुछ उसके पेट की समस्या, उसकी जो भी रोजगार की समस्या है वह छूट सकेगी क्या? उस विक्टोरिया मेमोरियल हॉल से जो दरिद्र है उसकी कुछ उन्नति, कुछ विकास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऐसा तो आप ही समझते होंगे, यानी आप ही समझते होंगे, ऐसा वह प्रश्न कर रहे हैं इसके माध्यम से। कौन? बाल मुकुंद गुप्ता जी समझते होंगे। आप दरबार की बात सुनिए, यानी जो दिल्ली दरबार बनाया है उसकी बात सुनिए। यहाँ पर लेखक बताते हैं हमें जो आप दरबार की बात सुनिए तो कि क्या था, आपके ख्याल से वह बहुत बड़ी चीज़ थी, पर भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुला के स्वप्न स्वप्न के बढ़कर कुछ न था, यानी स्वप्न से बढ़कर। यानी वह कहते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने जो दिल्ली दरबार बनाया तो यह सिर्फ लॉर्ड कर्जन के नज़र में ये एक बड़ा काम था, लेकिन भारतीय जनता की इसमें यह कुछ काम नहीं था, केवल एक बुलबुल के स्वप्न की तरह यह काम था। जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शो को शो ही समझिए, शो ड्यूटी नहीं है, यानी शो ड्यूटी नहीं है। लॉर्ड, आपके दिल्ली दरबार की याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जाएगी। अ, एक थोड़े समय के लिए आपके याद रह जाएगी कि लॉर्ड कर्जन यहाँ पर आए थे। यह जो चिट्ठा था, प्रथम चिट्ठा, यह भारत मित्र में 11 अप्रैल 1903 में पहला चिट्ठा प्रकाशित हुआ था। याद रखिए, भारत मित्र पत्रिका में। यहाँ पर दूसरा होता है, दूसरे चिट्ठे का नाम है श्रीमान का स्वागत। यहाँ पर दूसरे चिट्ठे का नाम है श्रीमान का स्वागत। अभी श्रीमान के स्वागत में यह क्या है देखते हैं। जो अटल है वह टल नहीं सकती, यानी जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे बारिश के दिनों में बारिश आती है तो वह चाहे आज न कल आए, यदि बारिश आना प्रारंभ हो जाए तो कोई रोके तो रोक नहीं सकती उस प्रकार। इससे फिर 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल होकर लॉर्ड कर्जन आते हैं। यानी श्रीमान का स्वागत में जो उसका 5 वर्ष का कार्यकाल था लॉर्ड कर्जन का, वह समाप्त हो चुका, लेकिन फिर भी और 2 साल के लिए गवर्नर जनरल बनकर लॉर्ड कर्जन फिर से भारत में आते हैं। बहुत से विघ्नों को हटाते और हटाते और बाधाओं को भगाते फिर एक बार भारत भूमि में आपका पदार्पण हो जाता है। यानी फिर से जो भी बीच में आने वाली विघ्न थे, दीवारें थी, उन सबको हटाकर फिर से भारत भूमि पर लॉर्ड कर्जन का पदार्पण होता है। इस शुभ यात्रा के लिए वह एक गत नवंबर को, यानी दूसरी बार जो है नवंबर महीने में आए थे। सम्राट एडवर्ड से भी विदा ले चुके थे, यानी सम्राट एडवर्ड्स थे, वह भी उनसे भी विदा ली थी। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। अभी यहाँ पर कवि कहता है, इम्पोर्टेंट कथन है, यहाँ सब पंक्ति है। कवि कहता है, जो कुछ खुदा दिखावे सो लाचार देखना। यानी जो कुछ भगवान ईश्वर दिखाने वाला है वह लाचार होकर देखना पड़ता है जनता को। उसी प्रकार अब जो कुछ वह लॉर्ड कर्जन दिखाएगा वह हमें देखना पड़ेगा लाचार बनकर, कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने पृथ्वीराज जयचंद की तबाही देखी, यानी उन्होंने का मतलब जो हिंदुस्तानी है, भारतीय है, उन्होंने पृथ्वीराज जयचंद की तबाही देखी, मुसलमानों की बादशाही देखी, अकबर, बीरबल, खान खाना और तानसेन देखे, शाहजद हनी, तख्त ताउस और शाही जुलूस देखे। वही फिर वही तख्त नादरियों को उठाकर ले जाते देखा। शिवाजी और अकबर देखे, यानी शिवाजी जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, वह महाराष्ट्र में थे, यानी रैयत के जो आम जनता के राजा थे, तो शिवाजी छत्रपति महाराज देखे। औरंगजेब देखे, क्लाइव हेस्टिंग से वीर अंग्रेज, यानी क्लाइव हेस्टिंग जो था वह वीर था, वैसे वीर अंग्रेज देखते देखते बड़े शौक से लॉर्ड कर्जन का हाथियों का जुलूस
और दिल्ली दरबार देखा। यानी भारतीयों ने क्या क्या देखा, यहाँ पर मैं फिर से पढ़ता हूँ। भारतीयों ने पृथ्वीराज देखे, जयचंद की तबाही देखी, मुसलमानों की बादशाही देखी थी, अकबर, बीरबल, खान खाना, तानसेन देखे, शाहजत अली, तख्त ताउस देखे थे, शाही जुलूस देखा था, फिर वह तख्त नादरियों का उठाकर ले जाते देखा है, फिर शिवाजी यानी छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब देखे, फिर क्लाइव हेस्टिंग जो वीर अंग्रेज था वह भी देखा। यानी अंग्रेज़ों में कौन वीर था, तो क्लाइव हेस्टिंग यह वीर था, यह अंग्रेज देखा। और यह देखते देखते, यह सब कुछ देखते देखते भारतीयों ने लॉर्ड कर्जन का हाथियों का जुलूस और दिल्ली दरबार देखा। आप गोरे पहलवान मिस्टर सेंटो का छाती पर कितने ही मन बोझ उठाना देखने को टूट पड़ते हैं। यानी फिर से वहाँ आप जो है गोरे पहलवान यानी गोरे यानी अंग्रेज़ों को ही गोरे कहते थे, तो गोरे पहलवान मिस्टर सेकंडो का छाती पर कितने मन बोझ उठाना देखने को टूट पड़ते हैं। कोई खाने वाला चाहिए, कोई दिखाने वाला चाहिए, भारतवासी देखने को सदा प्रस्तुत है। यानी कोई जो है, कोई सिर्फ दिखाने वाला चाहिए, भारतवासी सब कुछ देखने के लिए तैयार होते हैं, सिर्फ दिखाने वाला होना चाहिए। नज़ीर कहता है, यहाँ पर नज़ीर की पंक्तियाँ है। यहाँ पर नज़ीर कहता है, कुंडी के नकारे पे खुद के का लगा डंका, नित भंग पी के प्यारे दिन रात बजा टंका। यह नज़ीर की पंक्ति है और यह किस में आई है, तो शिव शंभू के चिट्टे में आई हुई है। जो श्रीमान का पदार्पण स्वागत है उसमें यह पूछा गया है। याद रखिए नज़ीर की पंक्ति, कुंडी के नकारे पे खुद के का लगा डंका, नीत भंग पी के प्यारे दिन रात बजा डंका, यह आई है। पर एक प्याला इस बूढ़े ब्राह्मण को देना, यानी एक प्याला जो है इस बूढ़े ब्राह्मण को देना। कुंडी के नकारे पे तुतके का लगा डंका, नित भंग पी के प्यारे दिन रात बजा डंका, पर एक प्याला इस बूढ़े ब्राह्मण को देना भूल न जाना। यह है। और यह दूसरा जो चिट्ठा है यह 26 नवंबर 1904 में प्रकाशित हुआ था, याद रखिए। और यहाँ पर वायसराय का कर्तव्य, यानी वायसराय का क्या कर्तव्य है, यह यहाँ पर हम इस पर देखेंगे। वायसराय का कर्तव्य में कर्जन का चौथा गुण राजशक्ति का है। यानी कर्जन का जो लॉर्ड कर्जन का चौथा गुण राजशक्ति का था। कर्जन का बम्बई में स्वागत हुआ, यानी वह बम्बई में जहाज से आए और बम्बई में कर्जन का स्वागत हुआ। लॉर्ड कर्जन का बम्बई में स्वागत हुआ। कलकत्ते में कई बार गजट हुआ, यानी गजट यानी सभा हुई। रेल से उतरते और राज सिंहासन पर बैठते समय 2 बार सलामी की तोहफे सर हुई। कितने ही राजा महाराजा नवाब बेगम आपके दर्शनार्थ बम्बई पहुँचे। बाजे बजते रहे, फौजे सलामी करते रहे। यानी यहाँ पर श्री वायसराय का कर्तव्य में क्या है, तो वायसराय के कर्तव्य में जो है वह इंग्लैंड से जो है बम्बई में उनका स्वागत होता है और वो कलकत्ते से रेलगाड़ी से आते हैं, तो उनके दर्शन के लिए अनेक राजा महाराजा नवाब बेगम वह उनके दर्शन के लिए जाते हैं। यह जो दूसरा और नवंबर 1958 को निंग स्वर्गीय महारानी का घोषणा पत्र वही भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार था। यानी भारतवर्ष के लिए कौन सा फौलादी दीवार था, तो वह महारानी का घोषणा पत्र जो था वही। अभी यह घोषणा पत्र जो है दिल्ली दरबार दर्पण, यह जो भारतेंदु का निबंध है उसके अंदर से यह जो है वह 17 सितंबर 1904 में प्रकाशित था। अगला है पीछे मत फेंकिए। अभी पीछे मत फेंकिए में देखते हैं क्या क्या है। पीछे मत फेंकिए में जुलाई सन 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार भारत में आए। यानी वह पीछे मत फेंकिए शीर्षक के अंतर्गत उसमें जुलाई 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वह दूसरी बार भारत में आए। गवर्नर जनरल होकर कलकत्ते में पधारे, यानी गवर्नर जनरल होकर वह कलकत्ते में विराजमान हुए। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार पर चारों ओर से चिंताओं की भरमार हो गई थी। यानी किसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी पर
चिंताओं की भरमार हुई थी, तो वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। अभी यहाँ पर महत्वपूर्ण कथन है, किसी बात में हिंदुस्तानी पीछे रहने वाले नहीं है, यानी किसी भी बात में हिंदुस्तानी पीछे नहीं है भारतीय। हाँ, दो बातों में वह अंग्रेज़ों की नकल या बराबरी नहीं कर सकते, यानी किसी भी कार्य काम में या किसी भी स्थिति में भारतवासी या हिंदुस्तानी जो है पीछे नहीं हटते या पीछे रहे नहीं, लेकिन दो बातों में या दो कामों की नकल करने में, अंग्रेज़ों की बराबरी करने में वह पीछे रहे। वह दो कौन सी बातें थी? एक तो आपने शरीर के काले रंग को अंग्रेज़ी की भांति गोरा नहीं बना सकते, यानी पहला कौन सा था? पहला यह था बराबरी नहीं न करने में, पहला जो अपना भारतीयों का जो कृष्ण वर्णीय रंग है, काला रंग है, वह रंग अंग्रेज़ों जैसा गोरा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति ने जो रंग दिया है वह आजकल वह क्रीम पाउडर न जाने क्या क्या वह सौंदर्य प्रसाधन निकले हैं, वह एक अलग बात है। और दूसरे अपने भाग्य को उनके भाग्य में रगड़ कर बराबर नहीं कर सकते, यानी पहला जो है वह बराबरी की, यानी अंग्रेज़ों की बराबरी करने में अपने काले रंग को गोरा नहीं कर सकते, और दूसरा जो है अपने भाग्य में, यानी अपने भाग्य को रगड़ कर अंग्रेज़ों की भाग्य की तरह चमका नहीं सकते। दूसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण कथन है, विक्रम अशोक अकबर के यहाँ साथ नहीं गए, यानी जो भी संपत्ति थी, जो भी पैसा धन था, वह विक्रम अशोक अकबर इनके साथ नहीं गई, और औरंगज़ेब अलाउद्दीन इसे मुट्ठी में दबाकर नहीं रख सके। महमूद तैमूर और तैमूर और नादिर नादिर इसे लूट के माल के साथ ऊँटों और हथियारों पर लाद कर ले न जा न सके, आगे भी यह किसी के साथ न जावेगी। यानी जो यहाँ पर किन किन के नाम आए हैं, तो यहाँ पर विक्रम का नाम आया है, सम्राट अशोक का है, अकबर का नाम है, उसके बाद औरंगजेब, अलाउद्दीन मुट्ठी में दबाकर, यानी औरंगजेब, विक्रम अशोक, अकबर, औरंगज़ेब, अलाउद्दीन खिलजी ही कहेंगे, या वैसे मोहम्मद गोरी, तैमूर, नादिर शाह, ये जो लूट के माल थे या जो भी उनकी संपत्ति थी, वह अपने साथ कुछ नहीं लेकर गए, तो हम यहाँ पर कौन सा लेकर जाएंगे साथ में, यानी अंतिम समय में मरने के बाद। माल के साथ ऊँटों और हथियारों पर लाद कर न ले जा सके, आगे भी यह किसी के साथ न जावेगी, चाहे कोई कितनी ही मजबूती क्यों न करे। इस समय भगवान से इसे एक और ही जाति मजबूत क्यों न करे, यानी जो कमाया है वह ले जाने के लिए भगवान इसको कुछ और एक जाति का उत्पन्न क्यों न करे। इस समय भगवान से इसे एक और के हाथ में अर्पण किया है, जिसकी बुद्धि, विद्या और प्रताप ही का संसार भर में डंका बजा रहा है, यानी जिसकी बुद्धि है, जिसके पास बुद्धि है, विद्या है, उसका प्रताप ही सारे देश में, सारे विश्व में, सारे संसार में डंका बजा रहा है, उसकी वाह हो रही है। माई लॉर्ड, उस जाति से आप इस देश की 30 करोड़ प्रजा के शासक है, यानी इस समय में जो है लॉर्ड कर्जन या वह लॉर्ड हेस्टिंग, यह जो है उस समय में कितने 30 करोड़ जनता के शासक है, यानी 30 करोड़ जनता के। अभी यहाँ पर दूसरा जो है वह अगला शीर्षक है एक दुराशा। अभी एक दुराशा क्या है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे। एक दुराशा में तो भी इतना संदेश भड़ंग शिव शंभू शर्मा अपने प्रभु तक पहुंचा देना चाहता है, यानी यहाँ पर ये शिव शंभू शर्मा जो है, शिव शंभू शर्मा भड़ंग जो है, वह अपने शासक के द्वारा एक संदेश पहुंचाना चाहता है कि आपके द्वार पर होली खेलने की, यानी आपके द्वार पर होली खेलने की आशा करने वाले एक ब्राह्मण को कुछ नहीं तो कभी कभी पागल समझकर ही स्मरण कर लेना। यानी यहाँ पर शिव शंभू शर्मा क्या कहते हैं, किसके अंतर्गत, एक दुराशा के अंतर्गत। तो शिव शंभू शर्मा की क्या इच्छा है, तो वह लॉर्ड कर्जन जो है उसके दरबार में जाकर होली खेलना चाहता है। इसका मतलब क्या है, यानी लॉर्ड कर्जन को एक क्या कहता है यहाँ पर, स्मरण रखिए,
एक पागल समझकर, यानी वह लॉर्ड कर्जन के माध्यम से यहाँ पर एक पूरी सामान्य जनता पर जनता का यहाँ पर प्रतीक है। कौन? शिव शंभू शर्मा। तो वह कहता है कि कुछ कभी कभार पागल पागल समझकर स्मरण रख कर लेना, यानी जो पागल समझकर ही हमारी जो जनता है उसको आप याद कर लेना, तो यही एक दुराशा है, ऐसा वह कहते हैं। तो भी इतना संदेश भड़ंग शिव शंभू शर्मा अपने प्रभु तक पहुंचा देना चाहता है कि आपके द्वार पर होली खेलने की आशा करने वाले एक ब्राह्मण को कुछ नहीं तो कभी कभी पागल समझकर ही स्मरण कर लेना। वह आपकी गूंगी प्रजा का एक वकील है, जिसके शिक्षित होकर मुंह खोलने तक आप कुछ करना नहीं चाहते, ऐसा वह कहते हैं शिव शंभू शर्मा। और उसके बाद आशा का अंत। अभी आशा के अंत में जो भी भारतवासियों ने आशा अपनाई थी, जो भी लॉर्ड कर्जन आएंगे, जो भी हमारी आशाएं थी, वह सब कुछ अपनाएंगे, लेकिन यहाँ पर वह कुछ नहीं करते। अगला है विदाई संभाषण। अभी विदाई संभाषण यानी कि यहाँ पर बिछड़न समय बड़ा करुण उत्पादक होता है, यानी यहाँ पर ये कहते हैं कि विदाई संभाषण यानी आप वो जा रहे हैं, उसको हम समारोह कर रहे हैं, विदाई संभाषण करके हम उसको अब उनके देश में भेज देंगे। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कथन था, बिछड़न समय बड़ा करुण उत्पादक होता है, बड़ा पवित्र बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। यानी यह वाक्य पूछा जाएगा कि बिछड़न समय बड़ा करुण उत्पादक और बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है, यानी किस समय? विदाई के समय में। ऐसा पूछा जाएगा कि बैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है, तो किस समय? तो विदाई संभाषण में, अंतिम समय में। तो यह जो है यहाँ पर हुआ था। इसके बाद जो है बंग विच्छेद। अभी बंग विच्छेद यानी जो यह 16 अक्टूबर 1905 में बंग विच्छेद हुआ था, यानी बंगाल की फालनी हुई थी, विभाजन हुआ था। उसके बाद आशीर्वाद, यानी अंतिमतः आशीर्वाद देते हैं और उनको उनके देश में भेज देते हैं। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार जो है यह शिव शंभू की चिट्ठी में महत्वपूर्ण कथन थे, तो इस प्रकार थे। अगला निबंध कौन सा है देखते हैं। यहाँ पर मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम जो है यह सरदार पूर्ण सिंह का है, और इसमें जो है कुल 8 उपशीर्षक नहीं 8 उपशीर्षक नहीं है। देखते हैं हम इसके अंतर्गत क्या क्या है। हाँ, 8 उपशीर्षक है। तो यह जो है सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह, यह द्विवेदी युगी निबंधकार है। अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युगी निबंधकार है। इनके निबंधों में आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान महत्वपूर्ण निबंध है। उसके बाद और एक निबंध है अमेरिका का मस्त वर्ल्ड हिटमैन कवि। यह एक इनका निबंध है, याद रखिए। अभी जो यहाँ पर मजदूरी और प्रेम है, मजदूरी और प्रेम में कुल 8 उपशीर्षक है। उन 8 उपशीर्षकों के नाम इस प्रकार है। मजदूरी और प्रेम नहीं, यह तो तीसरा है। पहला है हल चलाने वाले का जीवन, दूसरा है गठेरिए का जीवन, तीसरा है मजदूर और मजदूरी, चौथा है प्रेम मजदूरी, पांचवा है मजदूरी और कला, छठवा है मजदूरी और फकीरी, सातवां है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, और आठवां है पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। यहाँ पर याद रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह 8 उपशीर्षक याद रखिए। पहला है हल चलाने वाले का जीवन, दूसरा है गठेरिए का जीवन, तीसरा है प्रेम की मजदूरी, चौथा है प्रेम मजदूरी, पांचवा है मजदूरी और कला, छठवा है मजदूरी और फकीरी, सातवां है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, आठवां है पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। यह 8 उपशीर्षक मजदूरी और प्रेम निबंध के अंतर्गत रखे हुए हैं। अब एक एक शीर्षक के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कथन है वह हम देखेंगे। अभी पहला जो है हल चलाने वाले का जीवन। अभी हल चलाने वाले के जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन हैं? हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से साधु है, यानी हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले जो गठेरिए है वह स्वभाव से साधु है। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, यानी
कौन अपने शरीर का हवन करते हैं? तो हल चलाने वाले अपने शरीर का, अपने अंग का हवन करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है, यानी खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डिलियों सी है। मैं जब, यानी यहाँ पर हम इसका विश्लेषण ही देखेंगे, पढ़ते जाऊँगा एक साथ तो बाद में विश्लेषण करना ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हल चलाने वाले के जीवन कैसा है, इसके अंतर्गत लेखक कहते हैं, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले यह प्राय स्वभाव से साधु है। मजदूरी और प्रेम में किसको स्वभाव से साधु कहा है? तो हल चलाने वाला जो किसान है उसको, और भेड़ चराने वाला जो गठेरिया है यह स्वभाव से साधु है, याद रखिए। उसके बाद है हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है, यानी हल चलाने वाले की हवनशाला क्या है? तो खेत जो है, कहाँ पर चला गया, यहाँ पर है। तो हल चलाने वाले के हवनशाला जो है उनका खेत है। उसके बाद हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के, यानी जो हवनशाला जो उनका खेत है और उन हवनशाला की जो ज्वाला है, अग्नि है, उसकी किरणें कैसी है? तो चावल के सफ़ेद चावल के लंबे और सफ़ेद का मतलब सफ़ेद चावल के जिस प्रकार वह सफ़ेद दाने हैं वह उनके हवनशाला के अग्नि के किरणें हैं, उसके निकलती है। गेहूं के लाल लाल इस अग्नि की चिंगारियों की टीली ऐसी है, यानी गेहूं जो है उनके हवन से निकलने वाली अग्नि की चिंगारियाँ है गेहूं। मैं जब कभी अनार के और मैं जब कभी अनार के फूल फल और मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आता है। यानी जब कभी वह लेखक जो है खेत में अनार के फूल और फल देखता है तो वहाँ पर माली का रुधिर किसान को, लेखक को याद आता है। अन्न पैदा करके मैं किसान भी ब्रह्मा के समान है, यानी अन्न उत्पन्न करके किसान जो है ब्राह्मण के समान है। खेती उनके ईश्वर की प्रेम का केंद्र है, यानी किसानों के ईश्वर का केंद्र जो है वह खेती है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में पड़ता है। वृक्षों की तरह उनका जीवन भी एक प्रकार का मौन जीवन है। मौन जीवन है, यानी यहाँ पर याद रखिए, पढ़ते हुए कठिनाई हो रही है गले में, पता नहीं क्यों। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते, फूल फूल में, फल फल में पड़ता है। वृक्षों की तरह उनका जीवन भी एक प्रकार का मौन जीवन है। किसका? किसानों का, हल चलाने वालों का। वायु जल पृथ्वी तेज और आकाश की निरोगता इसी हिस्से में है। यानी किस हिस्से में? जो वायु जल पृथ्वी तेज और आकाश की निरोगता किसके हिस्से में है? तो किसान के, यानी हल चलाने वाले के। विद्या यह नहीं पढ़ा, यानी विद्या किसान नहीं पढ़ा, यानी वह अज्ञान से है। जप और तप यह नहीं करता, यानी किसान जब हल चलाने वाला या किसान जो है जप और तप नहीं करता। संध्या वंदनादि इसे नहीं आती, यानी शाम के समय में जो वंदना है, प्रार्थना है, वह उसको नहीं आती। ज्ञान धान इसे पता नहीं, यानी ज्ञान धान जो है यह भी किसान को पता नहीं। मंदिर गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं, यानी मंदिर गिरजे से किसको सरोकार नहीं है? तो किसान को, यानी हल चलाने वालों को। केवल साग पात खाकर ही यह
केवल साग पात खाकर ही यह अपनी भूख निवारता है। कौन साग पात खाकर, कौन जो किसान जो है, हल चलाने वाला जो है, साग पात खाकर ही अपना जीवन का निवारण करता है, यानी जीवन जीता है। प्रातः में हल हल बैलों को नमस्कार करता है, यानी किसान जो है प्रातः यानी सुबह जो है अपने बैलों को और हल को नमस्कार करता है। इसे और इसके परिवार को बैल और गांव से प्रेम है, यानी किसानों को अपने बैल और अपने गांव से ही प्रेम है, लगाव है। अगला उपशीर्षक है गठेरिए का जीवन। अभी गठेरिए का जीवन क्या है? अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी को नहीं देखा, यानी यहाँ पर ये कथन जो है, जो गठेरिए की जो नवयुवतियाँ होती है, तरुण जो दो नवयुवतियाँ है, उसके प्रति लेखक कहते हैं, अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी को नहीं देखा। मकान इसका बेमकान है, घर बेघर है, लोग बेनाम और बेपता है। यानी जो गठेरिया है वह गठेरिया बेघर जंगलों में जहाँ पर जाते हैं अपने भेड़ों को लेकर, वहीं पर एक छोटी सी ऐसी इस प्रकार की एक छोटी सी झोपड़ी करते हैं। यहाँ पर ऐसा छोटा सा दरवाज़ा रहता है, तो यहाँ पर ऐसे ही वह रहते हैं। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है, घर घर इनका बेघर है, लोग बेनाम और बेपता है, यानी वह गांव से, शहर से, समाज से दूर है। किसी के घर किसी के घर कर बैठना इस दारे फानी में, यानी किसी के, यहाँ पर एक पंक्ति है, किसी के घर कर मैं न घर कर बैठना इस दारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मका वल्ला मका रखना। इस दिव्य परिवार को कुटी की ज़रूरत नहीं, जहाँ जाते हैं, यानी जो गठेरिया का परिवार है, इसको दिव्य परिवार कहा है लेखक ने, और इनको जो है कुटी की ज़रूरत नहीं, जहाँ जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं, दिन को सूर्य और रात को तारांगन इनके सका है। यहाँ पर यह थोड़ा कंफ्यूज करने वाला कथन है। क्योंकि दिन को सूर्य और रात को तारांगन इनके सकाए, यह किस शीर्षक के अंतर्गत है, ऐसा पूछा जाएगा तो वहाँ पर दिया जाएगा हल चलाने वाले का जीवन, गठेरिए का जीवन, तो हमें कंफ्यूज हो सकता है, और हम जो है यहाँ पर हल चलाने वाले का जीवन यह भी लगा सकते हैं। तो याद रखिए, दिन को सूर्य और रात को तारांगन यह इनके सकाए, किसके? गठेरिए के हुए थे। यहाँ पर और एक पंक्ति है, हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे आशकों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। यह गठेरिए के जीवन में पंक्ति है, याद रखिए। इसका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधित है। इनके मुख, शरीर और अंतकरण सफ़ेद, इनकी बर्फ पर्वत और भेड़ें सफ़ेद। अपनी सफ़ेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफ़ेद और ईश्वर के दर्शन करता है। यहाँ गठेरिए का परिवार किसके अंतर्गत, किसके रूप में शुद्ध ईश्वर का दर्शन करता है? तो अपनी सफ़ेद भेड़ों के अंतर्गत। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधित है। इनके मुख, शरीर और अंतकरण सफ़ेद, इनकी बर्फ पर्वत और भेड़ें सफ़ेद। अपनी सफ़ेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है। तो यहाँ पर सफ़ेद भेड़ों के अंतर्गत यह गठेरिए का परिवार जो है शुद्ध ईश्वर के दर्शन करता है, याद रखिए। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखता हो। यह इम्पोर्टेंट है, यह पंक्ति। यहाँ पर कौन कौन सी पंक्तियाँ पूछी गई है यह गठेरिए के जीवन के अंतर्गत? तो यहाँ पर यह है, जो खुदा को देखता हूँ हो तो मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखता हूँ, यह एक पंक्ति है। उसके बाद है, यहाँ पर हमने दूसरी देखी थी, वह कहाँ गई?
हाँ, ये एक है यहाँ पर। किसी के किसी के घर कर मैं न घर कर बैठना, इस दायरे फ़ानी में ठिकाना बैठना बेठिकाना और मकावरला मका रखना। यह दो पंक्तियाँ है इसके अंतर्गत, गठिले के जीवन के अंतर्गत, याद रखिए। अगला है मजदूर की मजदूरी। अभी यहाँ पर मजदूर की मजदूरी क्या है? कोई मजदूरी करता है तो उसको मजदूरी देनी पड़ती है, यानी उसका मूल्य देना पड़ता है। तो यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं, यह लो दिन भर की आपकी अपनी मजदूरी, वाह क्या दिल लगी। यानी यह लो आपकी दिन भर की मजदूरी। तो लेखक कहता है क्या दिल लगी है। हाथ हाथ पाँव, सिर आँखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको दिए। यानी केवल मजदूर है, वह केवल मजदूरी नहीं करता, तो उसके हाथ पाँव आँखें दिमाग पूरा शरीर जो है, पूरा अंग जो है, वह आपको अर्पण करके मेहनत करता है, मजदूरी करता है। अ, मजदूरी करता है, दिए, यानी वह सब कुछ अवयव दिए। ये सब चीज़ें उनकी तो नहीं थी, यानी जो हाथ पाँव आँखें सिर, यह तो उनका नहीं था, यह तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आप उसको दिए, वे भी आपके नहीं थे। यानी जो पैसे हम मजदूर को मजदूरी के रूप में दे रहे हैं, वह भी हमारे नहीं है, वह भी पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे। अतः यह ईश्वर के निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है। यानी लेखक यहाँ पर मजदूरी का ऋण, यानी मजदूरी का जो ऋण है, वह परस्पर सेवा या प्रेम भाव से ही चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। वे तो दोनों ईश्वरीय है, यानी अन्न धन यह भी ईश्वर से निर्मित है। तो यह जो है अन्न धन देना, यह मजदूर की मजदूरी नहीं हो सकती है। तो क्या परस्पर प्रेम सेवा, यही मजदूर की मजदूरी है, याद रखिए। तो अभी यहाँ पर प्रेम मजदूरी, यानी प्रेम मजदूरी शीर्षक के अंतर्गत क्या लेखक कहते हैं, देखते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। यानी जो यंत्र की सहायता से निर्जीव फोटो बनते हैं, वह एक निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। यानी हाथ से भी कलाकार पेंटिंग बनाता है, और आजकल तो कैमरे से यानी मशीन से भी फ़ोटो खींची जाती है। तो हाथ से बनाई हुई चित्र में और मशीन से यानी कैमरे से खींचे हुए तस्वीर में क्या अंतर बताते हैं लेखक, तो बस्ती और स्मशान में जो अंतर होता है, वही अंतर हाथ से बनाई हुई चित्र में और कैमरे से या मशीन से बनाए हुए चित्र में होता है। हाथ की मेहनत से चित्रों में जो रस भर जाता है, वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज़ में कहाँ। यानी जो हाथ द्वारा बनाई हुई वस्तु होती है, चित्र होता है, उसमें जो रस जो भाव जो सुंदरता आती है, वह लोहे द्वारा यानी मशीन द्वारा बनाई हुई चित्र में वह भाव वह सुंदरता कहाँ आती है। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, उनमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है, और उसमें मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, उनमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है, और उसमें मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। यह वाक्य मजदूरी और प्रेम के किस शीर्षक के अंतर्गत आता है, ऐसा सवाल पूछा जाए तो यह मजदूरी और प्रेम और मजदूरी इस शीर्षक से अंतर्गत है, याद रखिए। अभी यहाँ पर दूसरा उदाहरण बताते हैं खाने का। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरज होते हैं, क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है। यानी जो होटल में जो खाना बनाने वाला है, उसको उस्ताद कहते हैं। तो वो होटल में खाना बनाने वाला है, वहाँ का होटल का जो भोजन है, वह नीरस हो जाता है। या तो वह क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, केवल मशीन काम ही। परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। यानी जो अपनी प्रेमिका यानी अपनी घर की जो पत्नी है, अपनी माँ जो है, उसके हाथों से जो खाना बनता है, रूखा सूखा ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें कितना रस होता है, कितना प्यार होता है, कितना वह स्वादिष्ट होता है।
जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर मीलों दूर से अपने उसमें मेरी प्रेम प्रेम मग्न प्रियतमा ठंडा जल भरकर लाती है, उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेम अमृत को पान करता हूँ। यह इम्पोर्टेंट कथन है। जब जब हमारी स्त्री, हमारी पत्नी जो है या लेखक की पत्नी जो है वह दूर मीलों दूर से कंधों पर घड़ा लेकर जाती है और वह दूरों मील से कितना जाने कितने पैर धूप में चलते हुए जाकर घड़े में पानी भर कर लाती है और वह ठंडा जल होता है और वह पीने के बाद ऐसा मालूम होता है कि जल क्या पीता हूँ, वह तो जल न होकर पानी न होकर प्रेयसी के जल अमृत को मैं पान कर रहा हूँ, यानी प्रेयसी का जो प्रेम अमृत है वह मैं प्राशन कर रहा हूँ। यह कथन इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर मजदूरी और कला, अगला शीर्षक क्या है, मजदूरी और कला। इसके अंतर्गत क्या है देखते हैं। बिना मजदूरी बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पल पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। यानी यहाँ पर कहते हैं कि जो अंधश्रद्धा है उस पर यहाँ पर बताया गया है। तो बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल्य के विचार और चिंतन किस काम के, यानी बिना मजदूरी करना, मजदूरी नहीं करना, हाथ का जो कौशल्य है वह नहीं दिखाना, तो वह चिंतन किस काम का, यानी बिना कुछ किए बिना जो चिंतन करते हैं वह चिंतन किस काम का। सभी देशों के इतिहासों में सिद्ध है कि निकम्मे पादरी, यानी सभी देश के इतिहासों में बताया गया है, सिद्ध किया गया है। जो निकम्मे पादरियों, यानी जो पास्टर कहते हैं उसको, जो किसमें चर्च में होते हैं, पादरियों, मौलियों, पंडितों और साधुओं का दान अन्न पल पर हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप है। यानी जो मौली, पादरी, साधु है वह जो है अपने ईश्वर को साधुओं का दान में पली हुई ईश्वर जो है अंत में पाप और आलस से, भ्रष्टाचार से परिवर्तित वह ईश्वर होता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकता। यानी जिस देश के जनता के हाथ, यानी जिस देश की जनता जो है अपने हाथ और मुंह से मजदूरी नहीं करती और मजदूरी की जो धूल है वह उनके चेहरे पर या हाथ पर नहीं पड़ती, और कला कौशल्य, धर्म और कला कौशल्य में कभी उन्नति नहीं करती, यानी कौन जो यहाँ की प्रजा जो है वह मजदूरी नहीं करता तो उनका धर्म और कला कौशल्य में उन्नति नहीं कर सकता, याद रखिए। सारा जीवन निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं, आज कला कविता में नयापन नहीं है, यानी आज जो कला कविता है उसमें नयापन नहीं है। यह इम्पोर्टेंट कथन है। आज कला कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। यह किस यह किस रचना का है, तो यह जो है यह याद रखिए इसका है मजदूरी और प्रेम निबंध के अंतर्गत का है, याद रखिए। सारा जीवन निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं, आज कला कविता में नयापन नहीं, यानी जो कला है, कविता है उसमें नयापन नहीं, केवल पुराना जो है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। उसके बाद है मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी के अंतर्गत क्या है, और बिना मजदूरी किए फकीर का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। यानी बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है, यानी मजदूरी करता नहीं है तो उसको मिलता है तो वह फकीरी का जो उच्च भाव, यानी उसके अंदर की जो फकीरी है वह बढ़ती जाती है। फकीरी अपने
अपने आप में से गिर जाती है, यानी जब मजदूरी करता है तो फकीरी जो है अपने आप गिर जाती है, नष्ट हो जाती है। बुद्धि बासी पड़ जाती है, बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती। कितनी ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में रहते हैं, यानी कितनी जो बुद्धिजीवी है, यानी कितनी जो बुद्धि, यानी कितनी जो बौद्धिकता है जो वहाँ बासी उम्र में कितनी ही उम्र भर, यानी कितने ही सालों तक वहाँ बासी फकीरी में रहते हैं, लेकिन वह बासी फकीरी से मेहनत करके बाहर नहीं आना चाहते। मजदूरी करना जितना मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। मजदूरी करना किसका नियम है? तो आध्यात्मिक नियम है। जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम क्या है? तो मजदूरी करना यह जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जो आव आर्क की फकीरी और भेड़ें चराने, होल टोल्स्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्वक का तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंगमहलों में चटाई आदि, ब्रह्मा अग्नि कबीर और आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। गले में बहुत दर्द हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।